हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा CIB रिटेल बैंकिंग का यूनिट 17 जो कि है सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि सिक्योरिटाइजेशन जो है ये एक फिनेंशियल प्रैक्टिस है टू ऑफ पूलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेट और नॉन डेट एसेट एंड सेलिंग देयर रिलेटेड कैश फ्लोज टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स एज सिक्योरिटीज which may be described as bond, pass-through certificate और collateralized debt obligation। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटाइजेशन मेनली उस चीज़ को कहते हैं, बैंक जो है जितने भी मॉर्गेज बेस्ड लोन्स देती है तो उससे जो सिक्योरिटी वो लेते हैं उसके ऊपर तो उनको कोई इनकम जो है वो जनरेट नहीं होता है। तो बैंक क्या करती है कि इस तरीके के मॉर्गेज बेस्ड एसेट्स को वो सेल आउट करती है टू थर्ड पार्टी, जिसको कि उसी प्रोसेस को हम लोग सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। और थर्ड पार्टी जो है इसके बदले में बैंकों को एक प्रीमियम पे करती है। देन वो थर्ड पार्टी जो है जिसको कि हम लोग SPV बोलते हैं, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्या करती है कि ये मार्केट में फिर इन्वेस्टर्स को जो है एक इस इन्वेस्टर जो है उस सिक्योरिटीज में फिर वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसके बदले में जो मार्केट में जो रेट होता है वो SPV उन इन्वेस्टर्स को पे करती है। तो इस तरीके से ये विन विन सिचुएशन होता है फॉर बैंक एंड फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। और ये जो SPV इंटिटीज़ होती हैं जो कि इस तरीके के इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ट्रांजैक्शंस में, सिक्योरिटाइजेशन में, वो एक रेटेड कंपनीज होती हैं जिसको कि जो हमारा रेटिंग एजेंसी है वो उनको रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो जिस कंपनी का रेटिंग अच्छा है वही सिक्योरिटाइजेशन के इसमें ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली यही हमारा सिक्योरिटाइजेशन है, जिससे कि बैंकों का जो ऐसा एसेट, मॉर्गेज बेस्ड एसेट, जिससे बैंकों को कोई भी कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, तो वो इसको जो है थर्ड पार्टी को सेल करके उससे उसका कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। तो इससे बैंकों को भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखिए कि जो है पुलिंग वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेट और नॉन डेट एसेट, सेलिंग देयर रिलेटेड कैश फ्लो टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर एज सिक्योरिटीज through bonds, pass-through certificates or collateralized debt obligation. Investors are repaid from the principal and interest cash flow collected from the underlying debt and redistributed through the capital structure of the new financing. अभी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसमें एक ऑब्लाइजर होता है। ऑब्लाइजर का नाम मतलब होता है एक पर्सन जो कि लाइबल है वेदर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज टू पे डेट और रिसीवेबल्स और टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लाइगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट और रिसीवेबल्स। यानी कि जिसने लोन ले रखा है वो ऑब्लाइज होता है उस लोन को या डेट को रीपे करने के लिए, तो उसी को हम लोग ऑब्लाइजर कहते हैं। फिर है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर जो है इसमें हम लोग बैंक्स को ओरिजिनेटर कहते हैं, जो कि अपने बैलेंस शीट से जो सिंगल एसेट या पूल ऑफ एसेट होता है वो SPV को ट्रांसफर करती है, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। फिर है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे कि एक सिंगल परफॉर्मिंग एसेट या पूल ऑफ परफॉर्मिंग एसेट को सोल्ड किया जाता है टू ए बैंक्रप्सी रिमोट SPV एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट टू द ओरिजिनेटर टू द SPV इन द रिटर्न फॉर एन इमीडिएट पेमेंट। ये SPV को ट्रांसफर करने के बाद उसको इमीडिएट पेमेंट जो है वो रिसीव होता है, क्योंकि SPV जो है बैंकों को उसके ऊपर प्रीमियम पे करती है। फिर है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल ऐसे कंपनी या ट्रस्ट को या इंटिटी को कहते हैं जो कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करती है। फिर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब ऐसे लोगों से है जो कि इस्टेब्लिश या प्रमोट करते हैं स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट इंटिटी, मतलब जो लोग उसमें स्पॉन्सर करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे SPV के जो पूल ऑफ एसेट जो उसने लिया है बैंकों से, तो उसी को हम लोग स्पॉन्सर बोलेंगे। तो इस सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट का जो सिक्योरिटाइजेशन है वो कैसे होगा, तो यहाँ पे भी जो है एसेट को सोल्ड किया जाएगा SPV को, और जिसके बदले में SPV जो है इमीडिएट कैश पेमेंट करेगी। यहाँ पे 2 स्टेज का प्रोसेस होता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में सेल ऑफ सिंगल एसेट और पूलिंग एंड सेल ऑफ पूल ऑफ एसेट टू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल in return of for an immediate cash payment, and in second stage selling the security interest representing claims on incoming cash flows from the asset or pool of asset to third party investors by issuing or tradable debt securities। मतलब कि पहले बैंक जो है वो SPV को जो एसेट है या पूल ऑफ एसेट है, सिंगल एसेट या पूल ऑफ एसेट, वो उसको ट्रांसफर करेगी, जिसके बदले में SPV जो है उसको इमीडिएट कैश पेमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद SPV जो है वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को ये ट्रेडेबल डेट सिक्योरिटीज़ के रूप में जो है
वो उसको इशू करेगी, जिसको कि हम लोग पास थ्रू सर्टिफिकेट या बॉन्ड या कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन जो है वो भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्रेडिट रिस्क है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टर हु कैन बियर द रिस्क, प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग। ये बैंकों को जो है एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और रिस्क जो है वो इसमें डाइवर्सिफाई हो जाता है टू ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी सिक्योरिटाइजेशन बाय ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू सिक्योरिटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू सिक्योरिटाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो ऐसे एसेट जो कि एलिजिबल हैं सिक्योरिटाइजेशन के लिए, तो जो भी रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट अकाउंट्स हैं, एसेट परचेज फ्रॉम अदर एंटिटीज, मॉर्गेज बैग या एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, या फिर जो बुलेट रिपेमेंट या लोन से ये सारे जो हैं इनको थ्रू सिक्योरिटाइजेशन जो है ट्रांसफ़र किया जाता है या बैंक ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसमें जो पहला चीज़ होता है वो है मिनिमम होल्डिंग पीरियड का, मतलब कोई भी ओरिजिनेटिंग बैंक जो है उसको कोई भी एसेट जो है एसपीवी को ट्रांसफ़र करने के पहले कुछ मिनिमम टाइम तक उसको होल्ड करना होता है, जिसको कि हम लोग मिनिमम होल्डिंग पीरियड कहते हैं। तो यही मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो अलग अलग लोन्स के लिए अलग अलग दिन के लिए कैटेगराइज किया गया है, जो कि इस टेबल में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो जो भी लोन जिनका की मैच्योरिटी अप टू 2 ईयर्स है और रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी वीकली है, तो वो मिनिमम जो है उसका 12 इंस्टॉलमेंट बैंकों के पास आना चाहिए। अगर फोर्टनाइटली है तो 6 इंस्टॉलमेंट आना चाहिए, अगर मंथली है तो 3 और अगर क्वार्टरली है तो 2। यही अगर 2 साल से 5 साल का कोई लोन है तो वीकली में 18 इंस्टॉलमेंट, फोर्टनाइटली में 9 इंस्टॉलमेंट, मंथली में 6 इंस्टॉलमेंट और क्वार्टरली में 3 इंस्टॉलमेंट जो है मिनिमम बैंकों को पे होना चाहिए। अगर मोर देन 5 ईयर्स है तो वहाँ पे वीकली फोर्टनाइटली के लिए कोई वो नहीं है फ्रेंड्स, वो सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं उसको, वो सिर्फ मंथली और क्वार्टरली बेसिस में कर सकते हैं, जिसमें कि मंथली कम से कम 1 साल और क्वार्टरली कम से कम 4 क्वार्टर का इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंकों को पे होना चाहिए। फिर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में जो नेक्स्ट है वो है मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो ओरिजिनेटिंग बैंक होती है उनको उस परफॉर्मिंग सिक्योर्ड एसेट जो है उसमें उनका स्टेक जो है वो उनको कंटिन्यू करना होगा, जो कि 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन्स जो 24 मंथ से कम के हैं। तो वहाँ पे बैंकों का जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है वो 5% ऑफ बुक वैल्यू जो है लोन का वो उनको रिटेन करना होगा, और मोर देन 24 मंथ्स का अगर कोई है या फिर बुलेट रिपेमेंट लोन्स है तो वहाँ पे उनको 10% ऑफ बुक वैल्यू जो है वो मेंटेन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर 2 साल से कम का लोन है तो वहाँ पे बैंकों को 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन जो है वो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट होती है, और अगर मोर देन 24 मंथ्स है या फिर बुलेट या रिपेमेंट लोन है तो वहाँ पे उनको 10% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोन जो है वो मेंटेन करना होगा। MRR should not be reduced either through hedging of credit risk or selling the retained interest, यानी कि जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है वो जो 5% और 10% का केस है उसको उससे कम नहीं किया जा सकता है, जो है वो बैंकों को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर है सिक्योरिटाइजेशन बाय ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट, यानी आप डायरेक्ट असाइनमेंट के थ्रू कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी एसेट को। तो इसमें भी फ्रेंड सेम है, हम लोग इसमें रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट, एसेट परचेज फ्रॉम अदर एंटिटीज एंड एसेट विद बुलेट रिपेमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसमें जो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर जो मॉर्गेज बैग्ड या एसेट बैग्ड सिक्योरिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट असाइनमेंट के थ्रू जो है सिक्योरिटाइज नहीं किया जा सकता है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड इसका भी सेम है फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू सिक्योरिटाइजेशन जो था सेम, डायरेक्ट असाइनमेंट के लिए भी सेम ही टेबल है, 12,632 फॉर 2 ईयर्स एंड 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स 18,963 एंड मोर देन 5 ईयर्स वीकली और फोर्टनाइटली में नहीं है, ये मंथली में 1 साल और क्वार्टरली में 4 क्वार्टर। तो टाइप ऑफ एसेट यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट असाइनमेंट है तो वही सेम ही है फ्रेंड्स। अगर लेस देन 24 मंथ्स का अगर कोई लोन है तो वहाँ पे 5% ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड ऑन परी पासु बेसिस जो है बैंकों को रिटेन करना होगा। एबव 24 और बुलेट रिपेमेंट का केस है तो वहाँ पे 10% ऑफ द कैश फ्लो जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग एंड एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ MRR, यानी कि अकाउंटिंग कैसे होती है जो मिनिमम रिटेंशन है उसका। तो जो ओरिजिनेटिंग बैंक जो है वो
कंसोलिडेटेड अकाउंट जो है मेंटेन करती है एमआरआर के लिए इन केस ऑफ रिटेल लोन्स। अदर देन रिटेल लोन्स के लिए ओरिजिनेटर बैंक जो है वो बोरोवर वाइज अकाउंट मेंटेन करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स रिटेल लोन्स में कंसोलिडेटेड अकाउंट मेंटेन होगा, अदर देन रिटेल लोन में बोरोवर वाइज अकाउंट मेंटेन करेगी ओरिजिनेटिंग बैंक। और अगर ओरिजिनेटिंग बैंक जो है वो एक सर्विसिंग एजेंट की तरह अगर काम कर रही है ऑफ एसाइनी बैंक, तो वहाँ पे जो इंटायर एमआरआर आइदर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस या फिर इंडिविजुअल बेसिस, जो कि एमआरआर एज ए एनपीए लोन को रिप्रेजेंट करती है, तो वो पूरा का पूरा एज अ होल उसको मेंटेन करेगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीए। अगर एनपीए है तो उसका सिक्योरिटाइजेशन कैसे होगा? तो सबसे पहला जो है वो है सेल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स बाय बैंक, यानी कि बैंक जो है उसका बोर्ड अप्रूवल लेकर के जो भी स्पेसिफिक फिनेंशियल एसेट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं सिक्योरिटाइजेशन के लिए, वो उसको अदर इंस्टीट्यूशन को सेल कर सकती है। इसमें एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है, और ये बैंकों को एटलीस्ट वंस इन ए ईयर करना होता है, प्रीफरेबली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बैंक या एफआई जो है इसके बदले में कैश या बॉन्ड या डिवेंचर जो है वो रिसीव करती है एज ए सेल कंसिडरेशन फॉर द फिनेंशियल एसेट सोल्ड टू एआरसी। एआरसी को अगर कोई ऐसा फिनेंशियल एसेट जो है बैंक अगर सोल्ड आउट करती है तो उसको उसके बदले में कैश, बॉन्ड या डिवेंचर जो है वो रिसीव होता है। और इससे बैंकों को एक और भी फायदा होता है कि जो भी सेल ऑफ फिनेंशियल एसेट एआरसी को किया जाता है वो बैंकों को क्लासिफाइड होता है एज अ इन्वेस्टमेंट इन देयर बुक। बैंक में ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसीट, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स और अदर बॉन्ड्स डिवेंचर इशूड बाय एआरसी। अब एआरसी अगर कोई अदर पास थ्रू सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी रिसीट या जो बॉन्ड या डिवेंचर है इशू करती है तो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें इन्वेस्ट भी कर सकती है। फिर है एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेस्ड फिनेंशियल एसेट बाय एआरसी। पहला तो था सेल, दूसरा है एक्विजिशन, यानी कि एआरसी जो है स्ट्रेस्ड फिनेंशियल एसेट्स जो होते हैं उसको वो एक्विजिशन भी कर सकती है। फिनेंशियल एसेट ड्यू फ्रॉम ए सिंगल डेटर टू वेरियस बैंक एफआईज मे बी कंसीडर फॉर एक्विजिशन। अगर कोई सिंगल डेटर जो है उस तरीके के फिनेंशियल एसेट्स को एआरसी कंसीडर करती है एक्विजिशन के लिए। एसेट एक्वायर्ड बाय एआरसी शुड बी ट्रांसफर टू द ट्रस्ट सेटअप बाय देम। और एआरसी जो है उनका एआरसी कंपनीज जो होती है वो कुछ ट्रस्ट भी बना के रखती है, तो वो इस तरीके के एसेट को ट्रांसफर करती है अपने ट्रस्ट को। एसेट एक्वायर्ड बाय एआरसी आर रिक्वायर्ड टू बी रिजॉल्व विद इन ए पीरियड विच शैल नॉर्मली नॉट एक्सीड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। और एआरसी को इस तरीके का जो स्ट्रेस्ड फिनेंशियल एसेट होता है उसको रिजॉल्व करना होता है विद इन अ पीरियड विच शैल नॉर्मली नॉट एक्सीड 5 years, यानी 5 years के अंदर जो है उनको ये रिजॉल्व करना होता है। अगर ये अनरिजॉल्व रहता है तो एआरसी इसको अप टू 8 years तक जो है वो इंक्रीज कर सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डेट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट है इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट, यानी कि एसआर। सिक्योरिटी रिसीट क्या है? तो एवरी एआरसी शैल इशू द सिक्योरिटी रिसीट थ्रू द ट्रस्ट सेटअप एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, यानी कि जो भी एआरसी है उन्होंने जो ट्रस्ट सेट किया हुआ है इस तरीके के पर्पस के लिए, उसके थ्रू वो सिक्योरिटी रिसीट जो है इशू करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं इस तरीके के सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को इशू किए जा सकते हैं। एवरी एआरसी शैल इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी रिसीट इशूड बाय ट्रस्ट सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एन अमाउंट नॉट लेस देन 15% अंडर ईच स्कीम। तो जो भी एआरसी है उनको कम से कम सिक्योरिटी रिसीट में जो कि उनका ट्रस्ट जो है वो इशू करता है वो जिस अमाउंट का होता है उसका कम से कम 15% जो है एआरसी को उसमें इन्वेस्ट करना होता है। एवरी एआरसी शैल ऑब्टेन इनिशियल रेटिंग और ग्रेडिंग ऑफ एसआर फ्रॉम एन अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड डिक्लेयर फोर्थविथ द नैव ऑफ द एसआर्स। तो जो भी एआरसी होती है उनको रेटिंग या ग्रेडिंग लेना होता है फ्रॉम अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट, और उसके बाद वो एसआर का एनएवी जो है वो डिक्लेयर करती है। ये मोस्टली जो है डिक्लेयर करेगी जून 30 या दिसंबर 31, यानी 6 months में जो है
ये रेटिंग जो है वो ARC को लेना होता है SR के लिए, और ये नॉर्मली जून में और दिसंबर में जो है वो लिया जाता है। मतलब एज ऑन 30 जून एंड एज ऑन 31 दिसंबर उसकी क्या रेटिंग है SR की, वो उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी पड़ती है। द इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक इन SRs बैक्ड बाय स्ट्रेस्ड एसेट, जो है पहले बैंक इस SR बैक्ड बाय स्ट्रेस्ड एसेट में बैंक जो है इन्वेस्ट कर सकती है। पहले ये 50% तक जो है बैंक उसमें इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 10% जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ सिक्योरिटाइजेशन का जो हमारा चैप्टर है यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।